सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। कैसे राजनीतिक संदेश देती है। जिस अब्दुल्ला परिवार ने माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खत्म करने का काम किया, लेकिन उनके विचारों को वो खत्म नहीं कर पाए। और आज 2019 में जब 370 धारा हटी और उसके बाद जो पहला 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ, तो जम्मू कश्मीर की जनता ने भी संदेश दिया और अब्दुल्ला परिवार के सदस्य एक सीट के लिए भी तरस गए, उनको जगह नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं कि वो भाव कितना गहरा है। और सही मायनों में मुझे इस बात का भी हर्ष है आज कि हमारे एक विनम्र निवेदन को सुधांशु भाई ने स्वीकार किया, क्योंकि आपको सुनना ऐसा लगता है जैसे खुद ज्ञान की गंगा का अविरल बहना है। और आज हम सब आपको सुनना भी चाहते हैं और मैं विनम्रता से आपसे आग्रह करता हूं कि आज आप आए, अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करें और हम सब कार्यकर्ता को संबोधित भी करें। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, यहाँ के सभी सांसद कमलजीत शेरावत जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, रामवीर विधुड़ी जी, बांसुरी स्वराज जी, पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी जी, विधायक बिष्ट जी और इस परिसर में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों। जैसा अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे कि आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के ऊपर एकत्र हुए हैं, जो सिर्फ हमारी पार्टी के संस्थापक ही नहीं, स्वतंत्र भारत के पहले राजनीतिक बलिदानी थे, जिन्होंने कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान किया। क्योंकि कोई देश एक तभी रहता है जब तक बलिदान देने के लिए एक नहीं अनेक लोग तत्पर रहते हैं। और उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम यह पंक्ति कह सकते हैं कि देश वो टूटे जहां बलिदानियों का बैठता पहरा नहीं था और मानचित्रों की मिटी वो ही लकीरें, रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं था। तो अपने रक्त से मानचित्रों की उन लकीरों को सुनिश्चित करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। और जैसा कि अभी वीरेंद्र जी बोल रहे थे, उनके मृत्यु से जुड़े बहुत सारी विचित्र घटनाएं हैं। 3 पॉइंट है, सिर्फ अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा। जब बिना परमिट के प्रवेश नहीं होता था तो प्रवेश कैसे दे दिया गया। परमिट देना भारत सरकार का कार्य होता था, यानी बगैर पासपोर्ट के किसी को जाने दिया जाए, यह अपने आप में संदेह पैदा करता है। और अगर रोकना था तो जहां से पठानकोट से आगे, जहां जम्मू कश्मीर की सीमा शुरू होती थी, वहां पर नहीं रोका गया, यह अपने आप में आश्चर्यजनक था। क्यों नहीं रोका गया? और अंदर जाने के बाद उन्हें जम्मू में ही रोक लिया जाना चाहिए था, वहां से भी आगे जाने दिया गया। और उसके बाद अरेस्ट किया गया। किस आधार पर? गैर कानूनी तरीके से आने के आधार पर नहीं, शांति व्यवस्था के आधार पर। चलिए वो भी समझ में आता था, तो जम्मू में अरेस्ट करके रखना चाहिए था, तो श्रीनगर ले जाने की क्या जरूरत थी? इसलिए चूंकि उस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी कोई अधिकार नहीं था, तो उनको यह था कि यदि गिरफ्तारी पंजाब में होगी तो 1 मिनट में छूट जाएंगे, यदि कश्मीर में जाकर होगी तो वो वहां के नियम के अनुसार फैसला होना था। और कश्मीर में जाकर जिस प्रकार से उनको रखा गया, जिसका कि जिक्र अभी कर रहे थे, तो उनकी जो नर्स थी जिसका नाम राजदुलारी टिक्कू था, उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि किस ढंग से इंजेक्शन देने के बाद प्रतिक्रिया हुई। और वो सारी विषय अपनी जगह। मैं सिर्फ 2 पॉइंट और बताना चाहता हूं जिससे बहुत साफ समझ में आता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने
एक ही डेट के आसपास यानी 29 जून और 30 जून 1953 को 2 लेटर लिखे हैं। एक लिखा है जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को। वो ये कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माताजी ने मुझे पत्र लिखा है और वो संदेह पैदा कर रही, इसलिए मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप प्रेस में जाकर ये बताइए कि उनको कैसे रखा गया था और वो स्वस्थ थे, हमने उनको बहुत अच्छे ढंग से रखा था। यानी सीएम को तो वो ये जानकारी दे रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं कि जांच की जरूरत नहीं है। अब उनकी माताजी जो योगमाया देवी थी, उनको लेटर ये लिख रहे हैं कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बहुत अच्छे ढंग से थे, मैं वहां गया था, मुझे वहां की सरकार ने बताया था। उल्लेखनीय बात है, मई में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गिरफ्तार हुए थे तो नेहरू जी वहां गए तो एक बार भी उन्होंने मिलना तो छोड़िए, फोन पे बात करना भी उचित नहीं समझा था। यानी उनकी माताजी को ये लिख रहे हैं। और बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि देखिए यहां पे बड़ा मामला एजिटेटेड है और आप लोग जो जांच की मांग कर रहे हैं वो जांच की मांग ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जांच का निष्कर्ष क्या होगा। यह भी हो सकता है कि जांच में यह निष्कर्ष निकल आए कि उनके इलाज में लापरवाही बरती गई है, परंतु इससे कश्मीर के लोगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा और लगेगा कि भारत उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। और ये सारी बातें सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में खुद वॉल्यूम 2 में लिखी हुई, यानी नेहरू जी के हाथ से लिखे हुए जो लेटर हैं, जो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में है उसमें लिखा हुआ। यानी आप समझिए एक ही समय में 3 पत्र आप उनकी माताजी को लिख रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, मुझे पता है, और आप शेख अब्दुल्ला को यह लिख रहे हैं कि आप इसी ढंग से प्रोजेक्ट करिए, और बंगाल के चीफ मिनिस्टर को लिख रहे हैं मुझे नहीं पता कि गड़बड़ क्या निष्कर्ष निकल आएगा, चूंकि बंगाल में वातावरण और भी ज्यादा निगेटिव था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका रहस्य, उनकी मृत्यु कितने गहरे रहस्य में हुई, जबकि उनको स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन दिए जा रहे थे और उनके पर्सनल डॉक्टर का कहना था कि ये नहीं हो सकता, वो उनका कहना था कि उनको रिएक्ट करते हैं ये सारी। और बाद में जुलाई में उनकी माताजी ने 9 या 10 जुलाई 53 को एक और लेटर लिखा है और उन्होंने कहा कि हमने आपका निष्कर्ष नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ एक जांच मांगी थी, और जांच करने में आपको किस प्रकार की समस्या हो रही है। और आपको सभी को पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय उनके निजी सहयोगी की तरह थे और उनको वापस भेजते समय डॉक्टर साहब ने ये कहा था। वो सारा विषय अपनी जगह पर, अगर आज के संदर्भ में देखें ये चीज एक और चीज याद दिलाती है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से 1951 से लेकर आज तक 73 साल में हमारा किसी चीज पे स्टैंड नहीं बदलता। अगर कश्मीर पे हमारा स्टैंड एक था तो 1951 में भी यही था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। तो जैसा कि अभी उल्लेख किया 2019 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला तो हमने वो साकार करके दिखाया। हमारा कोई भी विषय हो, धारा 370 था, कॉमन सिविल कोड था, श्री राम जन्मभूमि का विषय था, हमने कभी भी उसमें कोई चेंज नहीं किया। और हमारे विपक्षी दल अपना एक स्टैंड बता दे जो इन्होंने चेंज न किया हो 75 साल में। कांग्रेस ने हर चीज पे स्टैंड चेंज किया। मतलब आज बताइए वो जातिगत जनगणना की बात करते तो नेहरू जी ने रोकी थी, तो आप पहले कहिए नेहरू जी सही थे कि आप सही थे, या कहिए वक्त के साथ हम बदल गए। तो ये वो लोग हैं जो वक्त के साथ बदलते हैं, हम वो लोग हैं जो वक्त को बदलते हैं। और आपने देखा कि अभी 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से योग दिवस पर श्रीनगर में योग किया, सोचिए वक्त का निजाम कितना बदला है कि जो लोग कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, वहां डल लेक के किनारे तिरंगे की कतार नजर आ रही है। जो ये कहते थे कि यहां पर कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, तो G20 की समिट हो गई, 20-20 देशों के झंडे वहां पर पहुंच गए। अब आप ये सोचिए, इससे सिर्फ ये दर्शाता है, एक पॉइंट और कह के विषय को समाप्त करता हूं। कश्मीर का विषय दुनिया के इतिहास का बड़ा अजीब विषय है। दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती है, वो मोहल्ले की लड़ाई हो या इंटरनेशनल लड़ाई हो, हमेशा कमजोर व्यक्ति ये कहता है कि बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। पर यहां क्या था कि बगल वाला मुल्क कमजोर था और छोटा था, हम बड़े और ताकतवर थे, मगर ये कहते थे हम उन्हें सता रहे, मतलब वो हम ये कहते थे वो हमें सता रहा है। क्यों भाई? तब ये था कि शांति के कबूतर उड़ते थे, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं जो जाके स्ट्राइक करके चले भी आते हैं। तो ये बदलाव आया है। इसलिए
हम ये भी बात कहना चाहेंगे, एक पॉइंट और भी समझिए कि जब 24 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ, तो ये बताइए उस समय यूएन में जाने की क्या जरूरत थी? वाइसराय तो यही थे 30 जून 1948 तक माउंटबेटन वाइसराय थे। और आपको पता है भारत की आर्मी का चीफ भी अंग्रेज था, नेवी का चीफ भी अंग्रेज था, एयरफोर्स का चीफ भी अंग्रेज था, और पाकिस्तान की भी आर्मी का चीफ अंग्रेज था। भाई तब तो ये वाइसराय को यहां नाश्ता कराने के लिए तो नहीं बैठाना हुआ था ना, उनसे बात करनी चाहिए थी, आप वहां क्यों चले गए? ये सारी बातें संदेह उत्पन्न करती हैं, परंतु सारे संदेहों को निवारण करते हुए अगर आप देखें तो हमारी सरकार आने के बाद हमने वो संकल्प पूरा किया जिसे अटल जी ने कभी एक पंक्ति में कहा था कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। तो वो जो अखंडता को पूर्ण खंडित जो भारत का स्वरूप था, अगर वो कश्मीर में थोड़ा सा रह गया था तो उसे पूरा करने का काम मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दिखाया। और आज मजे की बात यह है कि पिछली समय में तो अलग था, मगर ये लोकसभा आई है तो और भी बड़ी मजेदार बात आई है। मतलब आप उस लोकसभा में आके देखिए, जो लोग हम पे आक्रमण कर रहे हैं, मतलब 99 सीटें पाके आप उनकी आंखों की चमक देखिए, आप उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके लहजे की धमक देखिए। और हम 240 सीटें पाकर उतने खुश नहीं हैं, इसलिए कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मिलना था, वो फर्स्ट डिवीजन मिल गया तो खुश नहीं होता है। एक धड़ाधड़ फेल हो रहा था, ग्रेस मार्क पाके पास हो गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। परंतु चिंता मत करिए, परिस्थितियां जो भी आई हैं, हर परिस्थिति में हमने बदलाव करके दिखाया है। और मोदी जी उस फितरत के प्रतीक हैं जिन्होंने कभी फूलों के हार नहीं मिले, उन्हें मिले तो अंगारों के हार। और ये लोग वक्त के साथ बदलते हैं, हम इतिहास को बदलते हैं। तो ये पंक्ति कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए कि तुम गए तब से न सोई एक पल झेलम तुम्हारी, फिर न निकली बाग से हंसते गुलाबों की सवारी, मौत कितने रंग बदले ढंग बदले, जब तलक जिंदा कलम है हम तुम्हें मरने न देंगे, हम तुम्हें मरने न देंगे। और मोदी जी के लिए कहना चाहूंगा, जो उन्होंने इतिहास बनाया है कि अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर हो जाता है।